अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, गज़ा, सीरिया, लेबनान, यमन, हर तरफ से मामला खबरें आ रही हैं। मैं आपके साथ एक छोटी खबर शेयर करूंगा। अजीज़ दोस्तों, इमिग्रेशन पे फ्रांस में सख्ती से अब कंट्रोल करने की वो हो गई है और काफ़ी इस पे आगे बढ़ रहे हैं। जर्मनी का एग्रीमेंट हो गया है तुर्की के साथ, और तुर्की के साथ एग्रीमेंट के तहत जर्मनी अब 500 के इमिग्रेंट्स जो बैच बना के तुर्की डिपोर्ट कर सकेगा, और पहला बैच 500 का डिपोर्ट कर दिया है। इसी तरह फ्रांस भी सख्ती करने वाला है। फ्रांस के होम मिनिस्टर ने ये बात की है, इसलिए की है कि पेरिस यूनिवर्सिटी की एक 19 साल लड़की का कत्ल हो जाता है। मोरक्को के एक आदमी ने इसको कत्ल किया है और पेरिस के साथ एक जंगल में दफन कर दिया था। लास्ट बुध 24 सितंबर वो मोरक्कन जेनीवा से पकड़ा गया। अब अजीज दोस्तों, ये आप फोटो देख रहे हैं ना, इसमें राइट साइड पे ब्लू कलर का सिगरेट नो स्मोकिंग का और नीचे सिल्वर कलर की एस्ट्रे पड़ी है कि यहाँ आप सिगरेट बुझा के अंदर स्टेशन में जा सकते हैं। ये जिनीवा का ट्रेन स्टेशन है। बुध वाले दिन मैं जिनीवा में इसी एस्ट्रे के पास, मुझे अंदर स्टेशन में जाना था मिग्रो से, वहाँ से मैं अपने लिए सैंडविच लेने जा रहा था। मिग्रो से एक स्टोर है वहाँ का, तो इधर ही सिल्वर एस्ट्रे के पास खड़ा होकर मैं सिगरेट पी रहा था और पुलिस ने उधर ही से मोरक्कन लड़के को गिरफ्तार किया। अजीज दोस्तों, ये इस वक्त सिचुएशन है। हम बड़ा खौफ तो रहता है। मैं 2 दिन के लिए इनवाइटेड था जिनीवा में, तो एक दिन तो मुझे होटल उन्होंने दिया था टिकट किसी और ने मदद कर दी, और एक दिन में एक्स्ट्रा रहने वाला था, उसके लिए होटल जिनीवा में मुझे 150 पाउंड नाइट से कम पे नहीं मिल रहा था। तो वहाँ से थोड़ा सा ही दूर, मतलब बस से 15-20 मिनट का रास्ता है, फ्रांस का बॉर्डर है। तो फ्रांस में होटल 50-50 पाउंड में मिल जाते हैं। सस्ते के चक्कर में मैंने वहाँ पे होटल लिया था एक दिन के लिए, बुध की रात के लिए। थर्सडे को मैंने वापस आना था, तो थर्सडे अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी, क्योंकि फ़्लाइट भी सस्ती आपको अर्ली मॉर्निंग में मिलती है। तो मेरी 7 बजे की फ़्लाइट थी, तो मुझे 5 बजे मैंने कैब बुक कराई थी। अब मैंने होटल वाले से पूछा था कि तुम मौजूद होगे ना, तो उसने कहा हाँ हाँ मैं मौजूद हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। मैं कहा टैक्सी आएगी ना, वरना मैं फ़्लाइट मिस कर जाऊँगा। तो कहता हाँ फिक्र नहीं करो, मैं हूँगा, अगर टैक्सी नहीं आई तो मैं तुम्हें दूसरी मंगा दूंगा। ये टैक्सी भी वहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है। एयरपोर्ट है, ये जिनीवा का शहर है, ये फर्नी फ्रांस का गाँव है, बिल्कुल 5-7 मिनट की ड्राइव है। अच्छा, मैं सुबह 5 बजे उठ के आया तो रिसेप्शन बंद, अंधेरा पड़ा हुआ है नीचे, दरवाज़ा खुला था होटल का। अब मैं अपना छोटा सा बैग था वो वहाँ पे रख के, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई नहीं। तो मैं बाहर निकला, सिगरेट पीने लगा, और मैं सामान मेरा अंदर ही पड़ा था होटल के। तो मैंने जैसे ही सिगरेट जलाई तो वो एक लड़का सामने से आया। अब मैं इसको देखते ही पहचान गया, क्योंकि वो रात को वहाँ पे, शाम से मैं देख रहा था इसको, वो वहाँ पे बाहर बेंच पे बैठ के दारू भी पी रहा था, चरस भी पी रहा था, और 2-3 लड़के थे। मैं इसकी शक्ल देख के पहचान गया, क्योंकि ये मुझे एक बार सिगरेट मांगने पे आया था। तो वो आया सुबह के 5 बजे, अंधेरा बिल्कुल, बारिश फुल हो रही थी। तो मुझे आगे कहता है कि मैं, इतनी बारिश है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं देखो होटल का कमरा भी नहीं ले सकता, तुम मुझे मदद कर दो कमरा लेने के लिए। मैंने कहा मैं भी भाई खाली हो गया हूँ, क्योंकि मेरी वापसी की फ़्लाइट है। कहाँ से हो तुम? मैंने कहा पाकिस्तान। कहते तुम पाकिस्तान जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं लंदन में रहता हूँ। अब मेरे से इंग्लिश में बात करने लगा, पहले फ्रेंच में बात हो रही थी, अब इंग्लिश में, लेकिन ऐसी इंग्लिश इसकी, और वैसे ही नशे में था। अब मुझे डर लगे, कहता है मैं सीरिया का हूँ। वैसे आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि सीरियंस यहाँ पे छुरियाँ मारते हैं, लूट लेते हैं। अब मैं तो फ़ौरन अपनी सिगरेट फेंकी होटल के अंदर के, कैमरा वेमरा तो लगाए, चलो कुछ तो बचत हो जाएगी। मैं आधा घंटा टैक्सी आने तक, टैक्सी थोड़ी लेट आई, 4:15 बजे आई। मैं आधा घंटा, 4:45 बजे में उतर गया था। तो आधा घंटा वहाँ पे खौफ से खड़ा रहा। मैंने कहा पता नहीं ये कब क्या कर दे। वो बाहर कभी अंदर आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है, मुझे बार बार पैसे मांग रहा है।
मेरी टैक्सी आई, मैंने सामान डाला, भागा इधर से। ये इस वक्त यूरोप की सिचुएशन है। अजीज दोस्तों, मैंने आपको पता है, मैं भी अब थोड़ा बहुत अंतर्यामी हो चुका हूँ इस सारे खेल में। आपको मैंने बताया था परसों की वीडियो में कि हमास ने शुरू की जंग, तो इजराइल हमास को वो कर रहा था, तो हिजबुल्ला और हूतियों ने भी हमला शुरू किया। इजराइल ने कहा सब्र करो बेटा, पहले मैं हमास से फारिग हो लूँ। हमास से फारिग हुआ, फिर हिजबुल्ला के साथ पेजर और फिर वॉकी टॉकी और फिर नसरुल्ला। अब हूती मिसाइल मार रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल मारा तेल अवीव पे, वो रोक लिया इजराइल ने, थोड़ी बहुत तबाही हुई। मैंने आपको परसों की वीडियो में कहा था कि हिजबुल्ला को थोड़ा कमज़ोर करके ख़त्म करके फिर आएगा इजराइल हूती की तरफ, और फिर इजराइल ने हूतियों का बाजा बजाया। इजराइल ने जो हूतियों के ऊपर मिसाइल यमन में मारे हैं, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिजर्वायर्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, सब जगह इजराइल ने मारा। अब वहाँ पे भारत का एक मुसलमान लड़का पोस्ट लगाता है कि इजराइल 4 मुल्कों के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल विक्टिम नहीं है, टेररिस्ट है। अब उस कुत्ती के पुत्र को कोई पूछे कि ये 4 मुल्कों ने हमला किया ना भाई इजराइल के ऊपर, पहले तो गजा ने हमला किया, हमास ने गजा से, इजराइल हमास को जवाब दे रहा था, तो लेबनान से हिजबुल्ला कर रहा है, सीरिया से आईसिस कर रहा है, और यमन से हूती कर रहे हैं। इजराइल ने नहीं किए ये हमले। 4 मुल्क जब हमला कर रहे हैं इजराइल पे, तो टेररिस्ट नहीं है वो, जो जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो जवाब दे रहे हैं तो टेररिस्ट हैं। तो भाई साहब, तुम लोगों की औकात नहीं है ना, तो पंगे नहीं लिया करो। ये सीरिया में बशर उल असद जो प्रेसिडेंट है, हाफिज उल असद का बेटा, उसका भाई माहिर असद जो कि आर्मी में जनरल है, वो भी मारा गया। भाई इजराइल इस वक्त अब सफाई पे लगा हुआ है, पूरा सफाई का काम कर रहा है और ज़बरदस्त काम कर रहा है भाई, सीधी सी बात है। हिजबुल्ला, नसरुल्ला मर गया, दूसरे को चीफ बनाया वो मर गया, तीसरे को बनाया वो मर गया, अब हाशिम सफ़ी अल दीन है। देखते हैं कितने दिन रहता है, कितने घंटे रहता है, कितने दिन बचता है। एक ईरानी मौलवी कह रहा है कि इजराइल ने जिनों की मदद ली है, जिन होते हैं ना, जिन की मदद से नसरुल्ला को ट्रैक किया, जबकि असल खबर यह आई है कि ईरान के एक टॉप सिक्योरिटी जनरल ने मुखबरी की थी इजराइल को कि कहाँ है नसरुल्ला की एग्जैक्ट पिन पॉइंट जगह। एक ईरान का प्रेसिडेंट था आज से कुछ साल पहले, अहमदी नजद, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, मेरे पास वो वीडियो पड़ी थी, लेकिन बहरहाल मैं ऑथेंटिक आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, कि इसने कहा था कि मैंने ईरान के सीक्रेट सर्विस के चीफ से के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसने मुझे खबर मिली कि ये इजराइल का एजेंट है। मैंने जब चेक कराया तो वो इजराइल का एजेंट ही निकला और फिर वो अमेरिका भाग गया। अहमदी नजद ने कहा था कि ईरान में इजराइल के बहुत एजेंट हैं, तो ईरान की इस वक्त औकात नहीं है। इनका जो टॉप वो है ना जोकर खामेनाई, वो इस वक्त किसी गुप्त स्थान पे बैठा हुआ है। ये नेतन्याहू ने भी ईरानियन पब्लिक से एड्रेस किया है। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Def. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you,
It would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression, and war? From Qom to Isfahan, from Shiraz to Tabriz, there are tens of millions of good and decent people with thousands of years of history behind them and a brilliant future ahead of them. Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah, but your leaders do. You deserve more. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. और वाकई इस वक्त ईरान को सफाई की ज़रूरत है। ईरान में मतलब आम आदमी की ज़िंदगी हराम कर दी है। ईरान से इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, शिया एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना यह है कि दुनिया का अमन ख़राब होता है। ये जितने टेररिस्ट विंग हैं ना, ये सारे ईरान की मदद से चल रहे हैं। एक ज़माना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इन सारे ग्रुपों को चलाते थे। सऊदी अरब ने हाथ खींच लिया। सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान कहता है, भाई मुझे फ़लस्तीन के इशू से कोई मसला नहीं है, और इसने कहा कि मैं अपने मुल्क में अलाउ नहीं करूँगा कि आप इस फ़लस्तीन के बारे में, नसरुल्लाह के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में कोई बात करें। ना खुतबे में, ना भाषण में, ना पब्लिक में, ना प्रोटेस्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे परवाह ही नहीं है कि फ़लस्तीन इशू क्या है। मेरे देश सऊदी अरब के 70% लोग मुझसे भी छोटी उम्र के हैं, यानी 30s में हैं, और मैं उनको पता ही नहीं है कि फ़लस्तीन इशू क्या है, और मैं इनका जहन ख़राब नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं अपने देश में ये अलाउ नहीं करूँगा। अजीज़ दोस्तों, ये आपके ही देश भारत का एक और मुसलमान है, मोहम्मद अरशद, जिसका ट्विटर आईडी क्या है, मार्टियर्स लवर, यानी शहीदों को प्यार करने वाला। ये लिखता है कि 83 टन का बम मारा गया क्योंकि नसरुल्लाह एक पहाड़ था। अबे पहाड़ नहीं था, चूहा था। नीचे 14 फ्लोर जमीन के अंदर बिल में जाके छुपा था। पहाड़ था तो आता ना, जिस तरह नेतन्याहू खुल के लड़ रहा है। वे नेतन्याहू की वीडियो वायरल है, बीच पे घूम रहा है, दौड़ भी रहा है, आम लोगों से मिल रहा है। तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है कि ये नसरुल्लाह हो या खामेनेई हो कि ये पब्लिक में जा सकें, पब्लिक की तरफ मुंह भी नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, आनंद रंगनाथन जी ने महबूबा मुफ्ती के जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट की थी कि मैं अपनी कल की कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन कैंसिल कर रही हूं क्योंकि लेबनान और गज़ा ख़ास तौर पर हसन नसरुल्लाह की शहादत के ऊपर हम बहुत परेशान हैं और बहुत गमज़दा हैं, बहुत उदास हैं, और हम फ़लस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ इस वक्त खड़े हैं। पहले अपने लोगों के साथ खड़े रहो। तो आनंद रंगनाथन ने कहा है कि मुसलमान की वफादारी उस देश से नहीं होती जिस देश में वो रह रहे होते हैं। उनकी वफादारी अपने धर्म से होती है, अपने मज़हब के साथ होती है। इस्लाम एक मुसलमान को भारत को अपना देश मानने पे कभी इजाज़त नहीं देगा।
एक मुसलमान कभी भी भारत को या भारत में रहने वाले हिंदुओं को अपना दोस्त, अपना साथी, अपना हमवतन नहीं मान सकता। B.R. अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी, आनंद रंगनाथन जी ने ये ट्वीट की है, तो ये बात हकीकत है। वो ब्रिगेडियर साहब फिल्म में थे ना, के मेनन साहब, जिन्होंने कहा था कि इसकी वफादारी इसके अपने लोगों के साथ है। टाइम बॉम्ब है ये, AK-47 लेके घूमते हैं, याद है ना? मैं ये लगा तो सकता नहीं ना, अलाउ नहीं करता यूट्यूब। तो वाकई हकीकत है, वाकई हकीकत है। जिस देश पे इनका कब्जा हो गया उसके वफादार रहेंगे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश अब। और ये एक बहुत ही खतरनाक सिलसिला चल पड़ा है। अजीज दोस्तों, ये जो हिजबुल्लाह का मरा है ना कुत्ते की तरह, हसन नसरुल्लाह, ये एक्चुअली इसने कहा था 2020 में कि हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। तो फिर ऑफ कोर्स ये हसन नसरुल्लाह की नाजायज़ औलादें ही हैं जो ये महबूबा मुफ्ती और ये जो इस तरह की बकवासियात कर रहे हैं, या कश्मीर में जो इस वक्त इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, मर गया मरदूत, जान छूटी, आगे अभी काम बहुत बाकी है। और लोगों को अब यही लग रहा है कि अगला टारगेट विल बी ईरान। अमेरिका है ना, वो बनाता है ये सब, तालिबान, अल-कायदा, आईसिस, ये सब अमेरिका की कहीं ना कहीं CIA की इसमें कंट्रीब्यूशन है। और फिर जब इन पे हमले करता है ना, तो इनका सफाया नहीं करता। जैसे तालिबान, 20 साल तक अमेरिका इनको मारता रहा, लेकिन क्या हुआ? आखिर में तालिबान के हवाले करके गया ना। अब कह रहा है अल-कायदा वापस रिवाइव हो रही है, तो तुम क्या कर रहे थे 20 साल से? इसी तरह सीरिया ठक 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 करता रहा, क्या हुआ? ऐसे ही छोड़ के निकल आया। इजराइल ऐसा नहीं कर रहा। इजराइल इस बार कह रहा है सफाया। 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर की टनल हमास के गजा में, अभी हमास की एक टनल परसों पकड़ी गई है। ये नहीं है कि अब वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है इजराइल तो हमास को छोड़ दिया है, या इधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है, और अब हूतियों को। अभी सीरिया और ईरान बाकी हैं। और आप ये देखें कि अकेला लड़ रहा है। आप कहोगे नहीं अमेरिका साथ है, फौजी इजराइल के हैं। अब एक खबर चल रही है कि यूरोप और अमेरिका के कई देशों से, अमेरिका और यूरोप के कई देशों से कई लोग गए हैं इजराइल में फौज के साथ देने के लिए, जंग लड़ने के लिए। तो भाई साहब, ये यहूदी हैं। ये जैसे आइंस्टाइन यहूदी था ना? आइंस्टाइन था, कौन था? हाँ, आइंस्टाइन यहूदी था ना, लेकिन अमेरिका का सिटीजन था। ये यहूदी हैं। और इजराइल में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लाजमी है हर शहरी के ऊपर। 18 साल का होता है, उसको ट्रेनिंग लेनी है। ये सब ट्रेंड है और ये अपने देश के लिए जान देना चाहते हैं। जैसे आज एक पाकिस्तानी ब्रिटिश सिटीज़न है, उसकी औलाद ब्रिटिश सिटीज़न है, चौथी नस्ल यहाँ पे पैदा हुई है, लेकिन उनकी वफादारी पाकिस्तान के साथ है ना, इंग्लैंड के साथ तो नहीं है ना। ये 7/7 यहाँ पे हुआ था इंग्लैंड में, बसों में और मेट्रो में धमाके हुए थे, पाकिस्तानियों ने किए थे ना। इनका देश है, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ इनको ज़िंदगी मिली है बेहतरीन किस्म की, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे साले पाकिस्तान में, लेकिन किया ना। तो मसला ये है कि यही चीज़, वो यहूदी हैं भाई, वो अपने देश की हिफाजत के लिए आए हैं। मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो इजराइल में ही रहता है, लेकिन वो एक सिविलियन था आम। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जब हमास ने हमला किया, ये फ़ौरन पहुंच गया। इसने बताया मुझे कि मैं पहुंच गया, मैंने अपना नाम लिखवा दिया कि मैं ट्रेंड सोल्जर हूं, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं काम करता हूं, लेकिन अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं अपने देश के लिए। तो ये सब यूरोप अमेरिका में जो यहूदी रहते हैं, उसमें से कई लोग अपने देश की खिदमत के लिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये, और अमेरिका इसको बम दे रहा है, हथियार दे रहा है, फाइनेंशियल मदद कर रहा है, सब ठीक है। यूरोप अमेरिका पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल इजराइल इतना सा छोटा अकेला लड़ रहा है ये 4-5 देशों के साथ, और सही मुकाबला कर रहा है।
तो अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन। मिडल ईस्ट वॉर तेजी से आगे बढ़ रही है। लेट्स सी कहाँ तक जाती है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।